तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, और इस साल भी यह पूछे जा रहे सबसे ज्यादा। तो 111 नंबर से आज देखेंगे हम लोग प्रश्न। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों में होता है। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हृदय से रक्त या फिर रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नीलय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। तो उस मशीन का नाम है स्पाइग्नोमैनोमीटर। क्या नाम है? स्पाइग्नोमैनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का कौन से अवयव घायल अवस्था से रक्त स्राव को मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर रुधिर अवरुद्ध रक्त का थक्का बना करके अवरुद्ध करता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा प्लेटलेस। क्या हो जाएगा जी? प्लेटलेस, यानी कि आगे देखिए। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो पादप में फ्लोएम किसका उत्तरदायी है जी? तो भोजन के संवाहक के उत्तरदायी है। ठीक है, आगे देखिए। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा रक्त बिम्बाणु। चलिए आगे देखते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसमें होता है जी, या फिर किसके द्वारा होता है? तो विसरण क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा जी हो जाएगा? विसरण क्रिया के द्वारा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं जी। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना के बराबर प्रकुंचन दाब होता है? तो 120 mmHg। ठीक है, आगे देखिए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? यानी कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो किस भाग में होती है? तो पत्तों में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गाय कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो अंदर की जो होती है वो मोटी होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? भित्तरी। ठीक है, आगे देखिए। प्रोटोजोआ पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ जो है वो अपने पदार्थ का निष्कासन विसरण द्वारा करता है। आगे देखिए। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वृक्क में लगभग नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितना कितना नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 123 नंबर, मूत्र में जल और यूरिया का प्रतिशत होता है। कितना यूरिया का प्रतिशत होता है? तो हो जाए 96% और 2%। यानी कि जल की मात्रा 96% होती है और यूरिया की मात्रा होती है 2%। चलिए आगे देखिए। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण ही आपके अंदर की जो पानी होती है, जो मूत्र होती है, वो पीला कलर हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है? कृत्रिम वृक्क जो है वो किसको कहा जाता है? तो डायलिसिस मशीन को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है, जिसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा लेटेक्स। क्या हो जाएगा? लेटेक्स। ठीक है, आगे देखिए। 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अभिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? तो उत्सर्जन कहलाता है। आगे देखिए। ये जितने सारे प्रश्न चल रहे हैं ये सब इस साल 2024 में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है क्या? क्या बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो अमोनिया बनता है। तो आंसर हो जाएगा अमोनिया। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन जो है वो किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो हो जाएगा चीड़। चीड़ एक पौधा का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप से संचित होते हैं पत्तियों में, छालों में, कोशिका रिक्तिकाओं में। ठीक है, यानी कि पादप जो होते हैं वो कहाँ कहाँ संचित होते हैं? तो छालों में होते हैं, पत्तियों में होते हैं, कोशिका रिक्तिकाओं में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 131 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग का नाम है वृक्क। ठीक है, आगे देखिए। 132 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो आंसर हो जाएगा अमोनिया, यूरिया, अम्ल और यूरिया। ठीक है, अब देखिए क्या क्या हो सकता है। अमोनिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है और यूरिया हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर प्रश्न देखते हैं। 133 नंबर प्रश्न कह रहा है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है जी? तो गोंद है, उसके बाद है टेनिन है, उसके बाद है रेजिन है। ठीक है, आगे देखिए। 134 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में वृकक किससे संबंधित है? तो मनुष्य में वृकक का कार्य क्या होता है? उत्सर्जन को बढ़ाना। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर उत्सर्जन से। ठीक है, आगे देखिए। 135 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन वृकक रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? कौन जो है वो वृकक का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है वो वृकक का क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 136 नंबर प्रश्न कह रहा है 136 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है। क्या है जी? डायलिसिस थैली क्या होता है? तो उसका नाम हो जाएगा नेफ्रॉन। आगे देखिए। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम वृकक अपशिष्ट पादपों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है। क्या पृथक करता है? क्या अलग करता है? तो नाइट्रोजन। किसको अलग करता है जी? नाइट्रोजन को अलग करता है। चलिए 138 नंबर प्रश्न देखेंगे। 138 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानक मानक गुर्दे या फिर मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, आप यहाँ पे मानव लिखिएगा। ठीक है, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? सेम के बीज के आकार के जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेम के बीज का आकार के जैसा होता है। आगे 139 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन हेट्रोकाइन, कौन जो है वो हेट्रोकाइन। चलिए थोड़ा सा ये आगे बढ़ गया जी, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लाते हैं फिर से। देखिए बोला गया कि कौन हेट्रोकाइन ग्रंथि है? तो कौन हेट्रोकाइन ग्रंथि है? उसका नाम है वृषण। आगे देखिए। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितनी होती है? अभी बताया ना यूरिया की प्रतिशत ऊपर वाले क्वेश्चन में था 2%। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2%। आगे देखिए। 141 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। आगे देखिए। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम। आगे देखिए 143 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। आगे देखिए। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 केजी होता है। ठीक है, आगे देखिए। 145 नंबर प्रश्न कह रहा है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूरॉन। क्या हो जाएगा जी? न्यूरॉन हो जाएगा। आगे 146 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो ये हो जाएगा दिमाग। आगे देखिए। 147 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेरुरज्जु निकलता है किससे? तो मेरुरज्जु जो होता है वो मेडुला से निकलता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेडुला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 148 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, आगे देखिए। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? तो पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। वो क्या है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। आंसर हो जाएगा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। आगे देखिए। ये जितने सारे प्रश्न हैं ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे देखते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है जी? चबाना। ठीक है, आगे देखिए। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो वो हो जाएगा अनुमस्तिष्क। आगे देखिए 152 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 152 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को स्नेप्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। 153 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए,
हृदय संपादन और शारीरिक संतुलन के लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए वो उत्तरदायी है। आगे देखिए 154 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधों के अग्रभाग में क्या पाया जाता है? तो पौधों के अग्रभाग में पौधों के अग्रभाग में ऑक्सीन पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 155 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पौधों में वृद्धि हार्मोन है, पौधों में वृद्धि हार्मोन क्या है, किसको कहते हैं? हो जाएगा ऑक्सीन और जिब्रेलिन, ऑक्सीन और जिब्रेलिन, ठीक है। आगे देखिए 156 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो उसका नाम है तो पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन क्या है? एबेसिक एसिड। आगे देखिए 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फल को पकाने वाला हार्मोन क्या होता है? तो उसका नाम है एथिलीन। फल को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए 158 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारा मस्तिष्क किस हड्डी से घिरा होता है? हमारा मस्तिष्क किस हड्डी से घिरा होता है? तो उसका नाम है मेनिजीज, ठीक है। क्या नाम है? मेनिजीज। आगे देखिए 159 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानव मस्तिष्क का आयतन लगभग कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो आयतन होता है वो 1650 ml होता है। आगे देखिए 160 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग लगभग 1.4 या 5 kg होता है, ठीक है। आगे देखिए 161 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का कितना हिस्सा है, कितना परसेंट हिस्सा है? तो 2/3 हिस्सा, ठीक है। आगे देखिए मानव मस्तिष्क के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, उसका नाम क्या है? तो प्यूटरी ग्रंथि। ये जो क्वेश्चन चल रही है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इस साल पूछेगा ही पूछेगा, तो कृपया करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 163 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगे देखिए 164 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घेगा रोग किसकी कमी से पनपता है? तो घेगा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है। आगे देखिए 165 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो उसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। आगे देखिए 166 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन पादप हार्मोन नहीं है? कौन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा आंसर? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। आगे देखिए 167 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। बीजांड की ओर पराग नली की वृद्धि का कारण होता है, किसके लिए हो यह वृद्धि होता है जी? तो यहाँ पे हो जाएगा होमोट्रोपिज्म में होता है। 168 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन पादप हार्मोन है? तो आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, ठीक है, या फिर साइटोकिनिन हो सकता है, या फिर साइटोकाइनिन आपके एग्जाम में दिया हो तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 169 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है, किसके कारण जी? तो हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन के कारण। आगे देखिए 170 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन है? तो पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन। क्या नाम है? जिब्रेलिन। आगे देखिए 171 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो क्या हो जाएगा? एबिसिक अम्ल। 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है। आगे देखिए 173 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन भी एक हार्मोन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 174 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पादप हार्मोन उत्तरदायी है किसके लिए जी? तो ऑक्सीन के लिए हो जाएगा आंसर। आगे 175 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 175 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लैक्टस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो लैक्ट आंसर हो जाएगा पीपल में, पीला कनेर में, बरगद। 176 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हार्मोन स्रावित होते हैं, हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। आगे देखिए 177 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन है, ठीक है। आगे देखिए एस्ट्रोजन क्या है? या फिर 178 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? तो अंडाशय से स्रावित
होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? तो गुणसूत्र। आगे देखिए 180 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से बनते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से क्या बनते हैं? देखिए जी जाइगोट। क्या बनते हैं? जाइगोट। आगे देखिए 181 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? निषेचन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 182 नंबर प्रश्न कह रहा है पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है? जिसका नाम है ब्रह्मदल। ठीक है, पुंज। क्या नाम है? ब्रह्मदल पुंज। आगे देखिए पुष्प का नर भाग है। पुष्प का नर भाग को क्या कहते हैं या फिर क्या है? चलिए तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुमंग। क्या हो जाएगा? पुमंग। ठीक है, 184 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प का मादा भाग कौन सा है? तो पुष्प का मादा भाग जो है वो जयांग है। क्या है जी? जयांग। आगे देखिए 185 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय बनता है जी। आंसर हो जाएगा अंडाशय। आगे देखिए इसके बाद 186 नंबर प्रश्न कर रहा है वर्तिका किसका भाग है? तो जयांग का भाग है। वर्तिका किसका भाग है? जयांग का भाग है। आगे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 187 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जनन अंग सामान्यतः लगभग किस आयु में परिपक्व होता है? तो 12 वर्ष में वह परिपक्व हो जाता है। आगे देखिए 188 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका किसका भाग है? तो मादा जननांग का, मादा के जनन अंग का वो भाग है। आगे देखिए 189 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण का विकास होता है किसमें होता है जी? ठीक है, तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। आगे 190 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो आंसर हो जाएगा मुकुलन। क्या हो जाएगा? मुकुलन के द्वारा। आगे देखिए पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। आगे देखिए 192 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर के आधारित भाग को अंडाशय कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय। 193 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए पुंकेसर के अग्र भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्र भाग को पराग कोश कहते हैं। आगे देखिए 194 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो पुष्पी पादप एवं जंतु में निषेचन की क्रिया होती है। आगे देखते हैं इसके आगे जी बोला गया है 195 नंबर क्वेश्चन निषेचन के फल स्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। ठीक है, या फिर बनाती है। निषेचन के फल स्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? तो फल बनाती है। आगे देखिए आगे बोला गया है 196 नंबर बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? तो बीजांड की जो दीवारें हैं वो मोटी होकर के बीजावरण बनाती है। आगे देखिए 197 नंबर प्रश्न कह रहा है 197 नंबर प्रश्न कह रहा है स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन वह क्या करता है? बाहर निकल जाता है। आगे देखिए 198 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? तो नर हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है जी? तो नर हार्मोन है। ठीक है,